और मैं इस बात को प्रमाण के साथ कहता हूं कि बिहार के लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला नहीं किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा चारा घोटाला अखिलेश यादव जी हैं, जो चुनाव तो जीत गए हैं पर क्षेत्र में नहीं आए। वो किसी भी गांव में खड़े होकर किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं बता सकते। इस वक्त हम मौजूद हैं मैनपुरी जनपद में, जहां लोकसभा उपचुनाव चल रहा है। आने वाली 5 दिसंबर को यहां पर वोटिंग होनी है। खास करके मैं बात करूं तो यहां पर 2 ही पार्टियां ऐसी हैं जो लग रहा है कि उनके बीच कड़ा टक्कर है, एक समाजवादी पार्टी और एक भाजपा। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुनील कुमार मिश्रा जी हैं। इन्होंने भी दावेदारी कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए, मैनपुरी लोकसभा के लिए दावेदार सोचे थे कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने दावेदारी दिखाई, लेकिन नामांकन करते समय इनका नामांकन रद्द कर दिया गया। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, सबसे पहले आप सबको, साथ ही सभी दर्शकों को। जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने नामांकन करने के लिए आप जाते हैं, नामांकन आपको क्यों रद्द किया गया? इसके पहले भी आप लोकसभा चुनाव था, उसमें भी आपका नामांकन रद्द कर दिया गया, अब की भी किया गया, क्या वजह? जी, भारतीय जनता पार्टी समूचे भारत के अंदर चुनाव से डरती है और चुनाव में ऐसी ऊंची हरकत अपने अधिकारियों के माध्यम से कराती है क्योंकि कोई अन्य क्षेत्रीय दल या कोई अन्य पार्टी चुनाव के मैदान में अपना वर्चस्व न दिखा सके और ऐसी छोटी छोटी हरकतें करके अपने आरओ द्वारा, चुनाव आयोग के जो निर्धारित कर्मचारी, उनके माध्यम से लोगों को उनके नामांकन रद्द कराने का कार्य करती है। यहाँ लोकसभा मैनपुरी क्षेत्र में जो उपचुनाव चल रहा है, इस उपचुनाव में मेरे द्वारा नामांकन यहाँ दाखिल किया गया और उसी नामांकन को जो रघुराज सिंह साक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, जिनका नामांकन सेट जिस वकील ने भरा उसी वकील ने मेरा भरा, अनिल कुमार राठौर। पूरा नामांकन सही है, कहीं कोई किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि इनके आने से उनका वर्चस्व यहाँ ख़त्म हो जाता भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि मैं ब्राह्मण जाति से था और सर्व समाज जनता पार्टी का कैंडिडेट था। सारे धर्म, सारी जातियाँ मुझसे जुड़ी हुई हैं और यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं थीं, उन समस्याओं को लेकर मैं चुनाव के मैदान में था। यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है, यहाँ किसानों को कम लागत में गन्ने की खेती पैदा कर सकते हैं और गन्ने की खेती के लिए चीनी मिल की आवश्यकता है, तो चीनी मिल की मेरी मांग थी। फर्टिलाइज़र फैक्ट्री की मांग थी जिससे लोगों को रोज़गार मिले। साथ ही साथ हमारा नौजवान जो युवक है बाहरी प्रदेशों में मजदूरी करने जा रहा है या नौकरी की तलाश में रहता है, तो उनके लिए आर्मी का भर्ती सेंटर मैनपुरी में बने और ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री बने ताकि लोगों को रोज़गार मिले। यहाँ करीब पूरी कमिश्नरी क्षेत्र में, आगरा क्षेत्र में, यहाँ कोई ऐसा प्रतिष्ठान नहीं जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके। तो मेरे यहाँ की जनता के लिए जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को मैं चुनाव के मैदान में था। आवारा जानवरों के लिए पशु बाड़ों सुरक्षित किए जाएं जिसमें जानवर सुरक्षित हो सकें। आकस्मिक दुर्घटनाएं हो रही हैं सड़कों पर, लोग अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं, तो उन जानवरों को सुरक्षित किया जाए जिससे किसान की फसल को भी बचाया जा सकता है और दुर्घटनाओं को भी रोका जा सकता है। इतने सारे मुद्दों को लेकर आप मैदान में आ रहे थे। इसके पहले आपने 2017 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। जब आप लोगों के बीच गए थे तो आप इन मुद्दों की बात किए होंगे। जी, क्या रिजल्ट था? लोगों से क्या लग रहा था आपको? लोग मुझे स्वीकार कर रहे हैं, लोग वोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे आगे ला रहे हैं इस उद्देश्य के लिए, पूर्ति के लिए, क्योंकि यहाँ जो भी नेता हुए हैं वो सिर्फ जातियों के नाम से होते हैं, कार्य का कोई उद्देश्य नहीं उनका। और अभी मैं बता दूँ, यहाँ से नेता प्रतिपक्ष वही अखिलेश यादव जी हैं, जो चुनाव तो जीत गए हैं पर क्षेत्र में नहीं आए। वो किसी भी गांव में खड़े होकर किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं बता सकते, ये व्यक्ति इसका ये नाम है, इसकी ये ज़रूरत है इस गांव की, क्योंकि हवाई राजनीति करते हैं। भाई मुलायम सिंह यादव की बात अलग थी। मुलायम सिंह यादव क्षेत्र में रहे यहाँ, तो कहीं उनने सुन लिया कि कोई व्यक्ति फला गांव में ख़त्म हो गया, वो रक्षा मंत्री थे, तो वहीं वायरलेस सेट से सूचना आती थी अमुक थाने में को उस अंत्येष्टि को रुकवा दिया जाए, हम आधे घंटे में 1 घंटे में उस जगह पर पहुंच रहे हैं। तो वो पहुंचते थे और 2-3 मरतबा उनके ऐसे कांड हुए हैं कि वो हेलीकॉप्टर से भी कूद आए नीचे। वो किसानों के नेता थे, परंतु जो बारिश पीढ़ी है, बारिश पीढ़ी एसी से बाहर नहीं निकलती।
इसका आज परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी उनको चारों खाने चित करने में तुली हुई है। तो कहीं न कहीं उनको सीखने की ज़रूरत है, वो भी अपने पिताजी से। उन्होंने सीखा नहीं उनके रहते हुए, लेकिन अब उन्हें सीखने की ज़रूरत है। नहीं, सीखना चाहिए। वो एक अच्छे नेता थे, कुशल नेता थे, जो गांव गरीब किसान मजदूर से और इतने बड़ा मुकाम उन्होंने तय किया, देश के रक्षा मंत्री तक बने, एक नई पार्टी का गठन किया। ज़िंदगी में उन्होंने तमाम पार्टियों में अपना समर्थन दिया, चाहे वो जनसंघ हो, जनता पार्टी हो, या समाजवादी जनता पार्टी रही हो, या बाद में समाजवादी पार्टी बनाई हो। तो वो एक अच्छे नेता थे और हम उनको नमन करते हैं, उनके नेतृत्व को। ऐसे नेता की ज़रूरत थी मैनपुरी को। नेता तमाम होते हैं, सारे नेताओं पर आरोप लगते हैं कि चुनाव का जब वक्त होता है तो उसी टाइम पर सिर्फ वादे किए जाते हैं, और फिर चुनाव जब आता है तो फिर जाकर लोग मिलते हैं, उसके पहले नहीं मिलते। सिर्फ चुनाव के टाइम में ही वादे किए जाते हैं। तो आपने शुरुआत में चुनाव नहीं लड़ा। शुरुआती जो चुनाव होते हैं, जैसे कि गांव के मुखिया का चुनाव हुआ, जिला पंचायत का हुआ, ये सारे चुनाव आप लड़े नहीं। आपको क्यों लगा कि मैं सीधे विधानसभा में ही जाकर अपनी चीज़ें उठा सकता हूँ? ये होता कि जैसे आप अगर प्रधानी के चुनाव लड़ते, कुछ ऐसा करते तो लोगों को आप प्रमाण दे सकते थे कि देखिए मैंने ये इतना बेहतर किया, मुझे आप और अगर आगे चुनेंगे, विधानसभा में भेजेंगे तो मैं आप लोगों के लिए और बेहतर करूँगा। आपने तो प्रमाण के लिए कुछ लोगों से दिया नहीं। बस मुद्दे तो सबके होते हैं, जैसे आम नेता के होते वैसे आपके भी थे। तो लोग कैसे आपके ऊपर यकीन करेंगे? नहीं, मैं जनता के साथ रहता हूँ, 24 घंटे मेरा दरबार खुला रहता है। मैं जनता की हर समस्या में शरीक रहता हूँ, और यहाँ की मीडिया मुझे अच्छे से जानती है, अधिकारी जानते हैं। मैं धरना प्रदर्शन करता हूँ, जनता की हर समस्या के साथ जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ा रहूँगा जब तक मेरा जीवन है। ईश्वर का दिया हुआ मैं जनता की सेवा के करता रहूँगा, यही मेरा संकल्प है। मैं जातिगत राजनीति में विश्वास नहीं करता, सभी धर्म सभी जातियों को एक मिला के मैं चलने की कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल। देखिए खासकर तमाम ऐसी जगह हैं, और मैनपुरी में यही देखने को अभी मिल रहा है मेरे सर्वे के मुताबिक, कि लोग जाति के नाम पर, कैंडिडेट के नाम पर, यादव समाज है तो यादव को, शाक्य समाज है तो शाक्य को, यहाँ पर यही चल रहा है अभी। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर कौन बन रहा है मैनपुरी का सांसद। लेकिन यहाँ पर जात के नाम पर हर लोग, बस लोगों के मुद्दे कुछ नहीं है। मेन चीज़ यहाँ पर यह है कि लोगों से जब बात करते हैं हम, तो लोगों के मुद्दे कुछ नहीं हैं। मुद्दों पर लोग बात नहीं कर रहे हैं, हर लोग कोई जात पर बात कर रहा है। एक बड़ी समस्या लोगों के बीच यही आ रही है कि जो आवारा पशु हैं, ये समस्या यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि रोड पर एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। अभी कल रात एक एक्सीडेंट हुआ, और हम लोग जब रात में रोड पे चल रहे थे तो इतना भय लग रहा था यहाँ पे कि हम लोग बिल्कुल सोचे कि रात में यहाँ चलना ही नहीं है। बड़ी समस्या है ये जानवरों की। जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने योजनाएं तो बनाई हैं, परंतु वो योजनाएं उनके सरकारी कर्मचारियों की भेंट चढ़ चुकी हैं। गौशालाएं कागज़ में बहुतेरी हैं जिला मैनपुरी में, या अन्य जनपदों में भी कान्हा उपवन बनाए गए हैं, परंतु सिर्फ कागज़ों में दिखाने के लिए हैं। कान्हा उपवन आज की तारीख में सब खाली पड़े हैं, और जो गायें जो उपवन के अंदर रहनी चाहिए थी वो सड़कों पर घूम रही हैं। उनका जो भोजन सामग्री है, भूसा और दाना, नगर पंचायत के अधिकारी, कलेक्टर ये सब खा रहे हैं। सब खा रहे हैं, जानवरों का चारा वो खा रहे हैं। कहने को बात आती थी, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि बिहार के लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला कर लिया, और मैं इस बात को प्रमाण के साथ कहता हूं कि बिहार के लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला नहीं किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा चारा घोटाला है, और इसकी CBI से जांच हो, IB से जांच हो, तो ये 16 आना गिरफ्तार होंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश का जो पैसा है बजट का चारे पर खर्च हो रहा है। परंतु कहीं भी चले जाइए, गाय अनशन पे बैठी हैं, सड़कों पे बैठी हैं, और इन अधिकारियों को नहीं दिखता, इन नेताओं को नहीं दिखता। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, गाय माता की बात करते हैं। न तो गाय सुरक्षित है, न इनका हिंदू सुरक्षित है। बिल्कुल इस तरीके से पता चलता है। सोचिए बिल्कुल कि क्योंकि इसके लिए भी बजट पास हुआ होगा कि जो भी आवारा पशु इस तरीके से उनको गौशाला में रखा जाएगा और उनके लिए चारा की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन आखिर वो चारा जा कहाँ रहा है? कहीं ना कहीं ये भी घोटाला के पीछे, भ्रष्टाचार के पीछे भेंट चढ़ जा रहा है। ये पूरा का पूरा घोटाला है। सारे अधिकारी, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता इस घोटाले में संलिप्त हैं, और मैं तो देश की माननीय राष्ट्रपति महोदय से अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश की जांच की जाए इन कान्हा उपवनों की। ये चारा कहाँ चला गया? गायें सड़कों पर कैसे आ गईं? इतना बड़ा
प्रशासनिक अमला और होने के बावजूद सड़कों पर हज़ारों की तादाद में गाय दिख रही है। ये कहाँ से गाय आ गई? पाकिस्तान से आ गई, अफ़गानिस्तान से आ गई, कहाँ से आ गई गाय, कैसे आई? एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने घर पे गाय को नहीं बांध रहा। सिर्फ अखबारों में और मीडिया को दिखाने के लिए गाय की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, सिर्फ लोगों में दंगा फसाद करने के लिए। मुद्दों पर, मेन मुद्दों पर बात नहीं करती। जो भी मूलभूत ज़रूरतें हैं लोगों की, उन मुद्दों पर बात नहीं किया जाता। लेकिन रोज़गार का कोई मुद्दा नहीं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाइए और वहाँ की ये स्थिति है कि जो उच्च विद्यालय डिग्री कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज में 10% भी हाजिरी नहीं है बच्चों की, स्टाफ नहीं है, और सरकार को दिखाई नहीं पड़ता है। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो आगे चल के ये चोर और चक्के बनेंगे, जेम कट हो जाएंगे। तो सरकार को इस पर देखना चाहिए कि डिग्री कॉलेजों का निरीक्षण करे। कोई भी सरकार का मंत्री आज किसी भी, हम कह रहे हैं आज जिला मैनपुरी का चुनाव हो रहा, मैनपुरी में 100 के आसपास डिग्री कॉलेज हैं, कोई भी सरकार का मंत्री किसी डिग्री कॉलेज में आज चेकिंग कर ले, कहीं कोई बच्चे को दिखा दे, स्टाफ नहीं, बच्चे नहीं। भाई कागज़ों में स्कूल चल रहे हैं डिग्री के कॉलेज। सरकार बिल्कुल अंधी हो चुकी है। ये देश का भविष्य बिल्कुल अंधेरे में जा रहा है। बिल्कुल। मैनपुरी में जो भी तमाम ऐसी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का अभाव है। वो सुविधाएं मिल नहीं पा रही हैं लोगों तक। ज़मीनी हकीकत की अगर मैं बात करूं, एक अंतिम सवाल आपसे, आपका नामांकन भी रद्द हो चुका है। आप खास करके जो दोनों पार्टियां यहाँ पर बड़ी ज़ोरों शोरों से हैं, आप उनके कारनामे को भी बता रहे हैं कि दोनों पार्टियां किस तरीके से यहाँ पे काम कर रही हैं, तो समर्थन आप किसको दे रहे हैं? जी, मैं इस वक्त किसी पार्टी को समर्थन नहीं कर रहा, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी है वैसी समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी को उन छोटे दलों के साथ खड़ा होना चाहिए था। न तो वो विधानसभा में खड़े हुए, न उपचुनाव में खड़े हुए। भाई इनके नामांकन क्यों रद्द हुए? चुनाव आयोग को घेरना चाहिए था। वो तो सिर्फ अपनी बात करते हैं, ये लोग हार के बैठ जाएं और मुझे सपोर्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को सोचे ही बैठी हुई है कि लोग चुनाव न लड़ें और मुझे ही करते रहें। अभी प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बनने के बाद एक भाषण दिया था, शायद आप लोगों को याद हो, कि एक देश एक चुनाव। तो उनका मूल उद्देश्य है कि अब देश में कोई चुनाव न हो। चुनाव होगा तो दूसरे दल आएंगे, लोगों को मौका मिलेगा। वो इसी बात का संकेत दे रहे थे, एक देश एक चुनाव। एक ही लोग पड़े रहे यहाँ पर। जो दूसरों के लिए कानून बनाते थे कि 70 साल के बाद बुजुर्ग हो जाते हैं, वो तो 70 के पार कर चुके, क्यों नहीं प्रधानमंत्री पद छोड़ा उन्होंने? जो कानून हम दूसरों के लिए बनाते उसको स्वयं तो इस्तेमाल करें। चलिए, बिल्कुल। बातचीत के दौरान आप लोगों को क्या कुछ लगा? क्योंकि मैनपुरी में घूमने के बाद भी ये लग रहा है कि लोग कहते हैं, लेकिन मैनपुरी में जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें मुझे लगता है कि है नहीं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा खेती आलू की ही होती है। जी, आलू जो सब्जी में आती है फसल, और उसमें 1 बीघा में लोग 60 से 70 कट्टे पैदा कर लेते हैं। पर तो उसमें लागत भी आती है, ऐसी बात नहीं, लागत भी आती है। 15-16 हज़ार रुपये बीघे की लागत आती है। फ़ायदे होंगे इसीलिए, क्योंकि सारे खेतों में आलू ही नज़र आ रहा है इस समय हम देख रहे हैं। उसकी रेट अच्छी होती है, करीब 500 रुपया कट्टे के हिसाब से बिक जाता है, तब तो उसको फ़ायदा हो जाता है। और इससे डाउन में बिकता है तो नुकसान में किसान जाता है। कई आलू के किसानों ने आत्महत्या भी की हैं, कर्ज में डूबे चल रहे हैं। परंतु ये सरकार जब तक MSP लागू नहीं करती, चाहे वो खाद्यान्न हो या फल सब्जी हो, एक रेट निर्धारित होना चाहिए। साल भर ये वस्तु इसी रेट में बिकेगी। तो जब तक गवर्नमेंट ये व्यवस्था नहीं करती तब तक किसान घाटे में ही जाएगा। दूसरी एक बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो DAP और यूरिया पर जो सब्सिडी दी जाती है वो किसान को न देके फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों को दी जाती है, मालिकानों को दी जाती है। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छी बातें करते हैं कि मैं चोरी को रोक रहा हूँ, पर वो चोरी नहीं रोक रहे हैं, चोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। जो 2500 रुपये प्रति कट्टा DAP पर जो सब्सिडी दी जा रही है वो कंपनी को दी जा रही है। आपने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं, तो किसान अपने आधार कार्ड से खाद मिलती है उसको, तो उसी आधार कार्ड से बैंक का खाता जुड़ा हुआ है, जो सब्सिडी है जितनी उसने कट्टे लिए तो उसके खाते में आ जाए। वो कंपनी को दे रही, कंपनी उन्हीं के लोगों की है। सब बहुत बड़ा घोटाला है सब्सिडी के नाम पर देश में खाद का।
और जब तक इन चीज़ों पर अंकुश नहीं लगेगा, कहने को तो लोग वादे करते हैं, परंतु जब धरातल पे कुछ नहीं है तो जनता को कुछ नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल। कौन बन रहा है, लग रहा है आपको कि कौन बन जाएगा मैनपुरी का सांसद? जी अभी तो जो जातिगत समीकरण है, टाइम काफ़ी बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री सब डेरा डाले हुए हैं, किसी किसी को किसी प्रकार का प्रलोभन दे रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी है, वो हारी हुई पार्टी है, और उनके परिवार में भी कोई सांसद भी नहीं है, वो भी अपना वर्चस्व लगाए हुए हैं। थोड़ा उन्हें जाति से हटके अलग राजनीति करनी चाहिए समाजवादी पार्टी को। उन्हें ब्राह्मण को भी साथ लेना चाहिए, ठाकुर को भी लेना चाहिए साथ। सिर्फ यादव के बल पे ही ये नैया पार नहीं होगी। मेरा उनसे अनुरोध है कि अन्य लोगों को भी साथ दें, उनको भी राजनीति में मौका दें। बिल्कुल। जात के नाम पर राजनीति हो रही है और हर जगह होती है। मैं यहाँ की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे देश में हमारे यहाँ ज़्यादातर जात के नाम पर ही राजनीति करते हैं। लेकिन जब तक आप जात के नाम पर वोट करेंगे, धर्म के नाम पर वोट करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप विकास के नाम पर वोट करिए। आपको जिनके ऊपर लगे कि ये कुछ हमारे लिए कर सकते हैं, उस चीज़ पर आप लोग वोट करिए। बातचीत के दौरान आप लोगों को क्या कुछ लगा, क्या लग रहा है कि मैनपुरी में कौन बन रहा है सांसद, ये आप लोग भी अपनी राय के जरिए ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर आप हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।